नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भारत में जो विभिन्न नदियाँ हैं उनके मिलन, उनकी उत्पत्ति और वो किस किस छोर से किस किस अलग नदियों से मिल रही हैं, यह सारा टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप जान रहे हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है 13 दिसंबर को पेपर कराएगा और साथ ही साथ 22 दिसंबर को यूपी पीसीएस की परीक्षा भी होने वाली है। तो इसी क्रम को जानते हुए हमने क्विक रिवीजन सीरीज के तौर पर यह सिस्टम रखा हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले जूम कर लें। अपवाह तंत्र का अभिप्राय अपवाह तंत्र का अपवाह तंत्र का अभिप्राय किसी निश्चित क्षेत्र में जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र से है। इसके अंतर्गत एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल को एक दिशा प्रदान की जाती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, वह इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। यानी कि ऐसे नदी जा रही है ऐसे-ऐसे करते हुए और इधर से कुछ इधर से या इधर से नदी आती हैं। ये सभी एक मुख्य नदी में मिलेंगी और यहाँ से एक अपोहा बनाएँगी। ये जो रास्ता बना रहे हैं इसे ही अपोहा कहा जाता है। इन्हीं के बारे में बात की जा रही है और ये इनकी नलिकाओं के बारे में बात हुई। इसी पूरे तंत्र को, इसी पूरे इकोसिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। यही वो यहाँ बता रहा है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जब बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सिंधु नदी तंत्र है, गंगा का है, ब्रह्मपुत्र का है। ये सब कैसी नदी है? ये सब बड़ी नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं? ये बड़ी नदियाँ हैं। अब है छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे जल संभर कहा जाता है। छोटी नदी जैसे देखेंगे आप टोन से है, तो छोटी नदियों में आती हैं। तो छोटी नदी व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? उसे जल संभार कहते हैं। अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व कौन-कौन से हैं? देखेंगे स्थलाकृतियाँ, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि और चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना है। यानी कि जो अपवाह तंत्र का निर्धारण किस-किस कारण से होता है? एक स्थलाकृति, कैसी स्थलाकृति? ऊंची है, समतल है, ढाल है, ये हो गई इसकी स्थलाकृति। ढाल प्रवणता, अगर स्थलाकृति में ढाल किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, किस तरफ है, तो ढाल प्रवणता तय करेगी। फिर साथ ही साथ जल मात्रा भी करती है। क्यों? अगर कम जल रहा तो समतल पे आके नदियां खो जाएंगी, ज्यादा जल रहा तो समतल से भी वो निकल जाएंगी। ये जो है जल की मात्रा का है। फिर बहाव की प्रकृति भी देखेंगे ना, बहाव की प्रकृति भी डिपेंड करती है आपकी स्थलाकृतियों पर। अगर बहाव की प्रकृति जो अवधि होगी कम होगी तो वो क्या होगी? स्थलाकृतियों में छुप जाएगी। अगर स्थलाकृतियों में काफ़ी ज़्यादा ढलान है तो जो बहाव की अवधि जो थोड़ा तीव्र हो जाती है। फिर चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, अगर ठोस चट्टान है तो स्थलाकृतियों में वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाएँगी। अगर वहीं भुरभुरी चट्टान है, मिट्टी है, तो साइड साइड की मिट्टी भी कटती चली जाती है। यही वो बात कर रहा है कि अपवाह तंत्र के निर्धारक में कौन-कौन से तत्व शामिल होते हैं। अब इनको हम रफ करते हैं। चलिए, अपवाह प्रतिरूप देख लेते क्या है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ कौन सी? वृक्षाकार मतलब समझ रहे हैं आप? ऐसे मान लीजिए ये एक पेड़ है और इसकी जड़ों में जो ऐसे 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 निकल रहा रहता है ना, जड़ की आकृति इनकी रहती है, इसे ही कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ। इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन-कौन सी हैं? इसमें आपको गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इन नदियों में कई सारी उपनदियाँ आपस में मिलती हैं। अब है हरियर अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ कौन सी हैं? वो देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, जैसे
नर्मदा और सोन नदी है। नीलगिरी एवं पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? वो बनाती है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? वो बनाती हैं समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। झील या गर्त में विसर्जित नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? वो बनाती हैं अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। विंध्यन की पहाड़ियों एवं विंध्यन की पहाड़ियों एवं पलामू क्षेत्र में नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? वो बनाती हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। जब मुख्य नदी जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनको समकोण पर मिलती हों, तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रतिरूप को देखेंगे जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। देखिए यहाँ 7 प्रकार के प्रतिरूपों का उल्लेख किया गया है। आप चाहें तो वीडियो को एक बार पॉज करके बैक पे जाके लिख सकते हैं कैसा कैसा अपवाह तंत्र होता है। उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर नदी भारतीय नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है? तो 2 अपवाह तंत्र है। एक देखेंगे हिमालय नदी का अपवाह तंत्र है, या प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र है। यानी अगर हम एक छोटा सा रफ मैप बनाएं ऐसे करके भारत भारत का, तो इसमें देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां ये पूरा यहाँ तक आएंगी आपकी। फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र, इसमें कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ये सब नदियां आती हैं। तो ये सारी एक इधर नदी होगी, एक तो जो भारत के भौगोलिक स्थिति के अनुसार से 2 प्रकार से बांटा गया है। एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का प्रभाव बांटा गया है। वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं कहलाती हैं अनुवर्ती नदियां। तब वे नदियां जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं उसे कहते हैं अनुवर्ती नदियां कहते हैं। मुख्य अनुवर्ती नदियों से समकोण पर मिलने वाली नदियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं पर्वतीय नदियां कहलाती हैं। दिहांग, दिबांग तथा लोहित नदियां किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? वो करती हैं क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का करती हैं। अब है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज किस प्रकार की नदियों के उदाहरण हैं? तो ये नदियों के उदाहरण हैं पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। याद रखिएगा ये पूरब की ओर की जो नदियां हैं वो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी हैं। और ये किस प्रकार की नदियों के उदाहरण हैं? ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। वे नदियां जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं कहलाती हैं पूर्वारोपित नदियां कहलाती हैं। अब है स्वर्ण रेखा, सोन, चंबल, बनास किस प्रकार की नदियों के उदाहरण हैं? ये देखेंगे पूर्वारोपित नदियों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये पूरब की ओर से आ रही है तो इसलिए इनको पूर्वारोपित नदियां कहा जाता है। अब है छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर उत्पन्न होकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं उदाहरण है किसके कैसे समानांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, यानी कि जो हिमालय की नदियां हैं उनका अपवाह तंत्र कैसा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सॉरी सिंधु, ये सब नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब है हिमालय नदियां 12 मासी क्यों होती हैं? मतलब कि ये नदियां 12 मास यानी कि पूरे 12 एक लगातार वर्षों से वर्षों पूरे 12 महीने तक कैसे जल प्राप्त करती हैं? इनके जल प्राप्ति का मेन कारण क्या है? वर्षा, और दूसरा जो हिम का पिघलना, जो हिमालय में जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो जो पिघल रहे हैं उनके कारण से यहाँ ये नदियाँ जो हैं वो 12 मासी बनी रहती हैं। हिमालय नदियों की विशेषताएं क्या है ये देख लेते हैं। पर्वतीय भाग में गहरे गाज वी आकार की घाटियों
और आप देखेंगे चित्तिपकाय व जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मैदानी भाग में सतलज घाटी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, विसर्पों तथा ढाल का निर्माण करती हैं। यहाँ आप पकड़ लें वी आकार की घाटियाँ। वी आकार घाटियों का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है बड़ा-सा और उसके यहाँ से पानी बहुत तेज़ी से गिर रहा है और यहाँ भी लगातार एक पहाड़, तो यहाँ पानी जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको छाटता जाएगा। ये छटेगा और यहाँ से एक और पहाड़ निकल जाएगा। ये जो आ रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो आपका कहलाएगा वो वी आकार की घाटियों में आएगा, यही यहाँ बात कर रहा है। अब पढ़ रहे हैं सिंधु अपवाह तंत्र यानी जो सिंधु नदी है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत की भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन-सी है? और देखेंगे सिंधु नदी है। ये भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम की कौन सी नदी है? वो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखेंगे तिब्बत के कैलाश श्रेणी के बोकुरचू हिमनद में है। सिंधु नदी भारत के किस स्थल में प्रवेश करती है? वो दमचोक यानी कि लेह से प्रवेश करती है। सिंधु नदी भारत में किस स्थल से प्रवेश करती है? दमचोक, लेह में एक जगह है, लेह लद्दाख में, वहां से प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंब भारत सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? वो आप देखेंगे 1114 किलोमीटर है। कितनी है? 1114 किलोमीटर है। टोटल देखेंगे 2880 क्योंकि सिंधु नदी जो है आपको पाकिस्तान में भी जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी के दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो मिलेंगे आपके काबुल, खुर्रम, गोमल, सोची, किबोआ, संगर आदि। सिंधु नदी के बाएं से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? वो देखेंगे जास्कर, शिगार, पंचनद आदि। कौन सी हैं? जास्कर, शिगार, पंचनद आदि हैं। जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये देखेंगे श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज है। अब यहाँ नदियों का कुछ एक चित्र दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ लेह के पास से सिंधु नदी निकलती है, लेपचा से बताया था अभी आपको, यहाँ से निकलती है और ये ऐसे बहती है। फिर देखेंगे चीन के पास से भी नदियाँ निकल रही हैं। तो ये जो सिंधु नदी निकल रही ना, तो ये 1114 किलोमीटर का जो सफ़र तय कर रही है तो भारत में। बाकी जो 2800 किलोमीटर जो टोटल अपना सफ़र तय करती है वो देखेंगे पाकिस्तान से होकर भी गुजरती है। ये यहाँ बात इसमें दिखा रहा है पूरे में। दमचोक लेह, यहाँ से दमचोक लेह से निकलती है। तो दमचोक लेह का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहीं से सिंधु नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। चलिए, पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम बनाती हैं? वो बनाती हैं मिठानकोट पाकिस्तान में। यानी पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम बनाती हैं? वो बनाती हैं मिठानकोट पाकिस्तान में बनाती हैं। पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो आती हैं सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब आती हैं। सतलज, रावी, सतलज, झेलम, व्यास, रावी और क्या देखेंगे व्यास नदी, ये 5 नदी को ही हम पंचनद कहते हैं। और ये पांचों नदियां मिठानकोट पाकिस्तान के पास जाकर मिल जाती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो दाहिने तट पर है। जो लेह है वो सिंधु नदी के किस तट पर है? वो दाहिने तट पर है, यही बताना चाह रहा है इस प्रश्न में। और ये प्रश्न जो बहुत स्ट्रेटेजिकल प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऐसा प्रश्न नहीं है कि आपने मन उठाया और कर लिया, नहीं। जब तक ऐसे प्रश्न में आपको बकायदा आपको मैप की नॉलेज ना हो तब तक ऐसे प्रश्न को नहीं छूना चाहिए। क्योंकि ये प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि बहुत स्ट्रेटेजिकल प्रश्न होते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो ही ठीक है, नहीं अदरवाइज
चांसेस जो होते हैं गलत हो जाने के बढ़ जाते हैं। अब आगे देखेंगे, सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो सिंधु नदी पे भारत जो करेगा जल का उपयोग, वो आप देखेंगे 20% जल पर करेगा। सिंधु नदी समझौते के अनुसार यह समझौता आज़ादी के बाद हुआ था। इसमें यह समझौता निकल के आया कि सिंधु नदी का जो जल होगा उसमें पाकिस्तान 80% भागीदारी निभाएगा और जो हिंदुस्तान होगा यानी कि इंडिया, वह 20% जल का भागीदारी निभाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में देखेंगे तो आपको मिलेगा चिनाब नदी जो है। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और मिठानकोट पाकिस्तान के पास जाके 5 नदियां आपस में मिलती हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसे ही पंचनद नदी कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? पंचनद नदियां कहा जाता है। तो ये बात आपको अब यहाँ से पता चल गई है। अब है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखेंगे चिनाब नदी है। इसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। अब चलिए झेलम नदी विस्तार के बारे में देखते हैं। प्रमुख दोआब कौन कौन से हैं? सिंधु सागर दोआब वो बनता है सिंधु तथा झेलम के मध्य। याद रखिएगा, सिंधु सागर दोआब जो बनता है सिंधु और झेलम नदी के मध्य बनता है। जज दोआब वो चेनाब और झेलम और चेनाब नदी के मध्य बनता है। रचना दोआब वो रावी और चेनाब के मध्य बनता है। बारी दोआब जो बनेगा व्यास और रावी नदी के मध्य बनेगा। फिर आएगा बिस्ता दोआब। बिस्ता दोआब जो आएगा आपका व्यास नदी और सतलज नदी के मध्य बनेगा। इसको आप कहीं पास एक फोटो काट के या तो स्क्रीनशॉट लेके या अपने हाथ से लिखकर कहीं अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो देखेंगे वेरी एक मिनट रुकिएगा। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील में है। वेरीनाग के निकट शेषनाग झील में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है वूलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? वो आपको देखने को मिलेगी झेलम नदी प्रवाहित होती है। जो वूलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वो आपकी झेलम नदी प्रवाहित होती है। श्रीनगर किस नदी के तट के किनारे बसा है? तो झेलम नदी के किनारे बटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लीजिए, क्योंकि अभी भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ इलेक्शन हुआ है। हाँ, वहाँ पास ये सब अगर भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वहाँ की नदियों ने श्रीनगर सब इम्पोर्टेंट है, ये आप जान रहे हैं। तो वही यहाँ यहाँ पर बोल रहा है कि आप देख रहे हैं कि वो जो श्रीनगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ? वह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? वह हुआ है झेलम नदी पर। तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर चल रही है? वह झेलम नदी पर चल रही है। तुलबुल परियोजना आपको पता है और उरी परियोजना भी आपको पता है। ये कहाँ चल रही है? झेलम नदी पर चल रही है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो जम्मू कश्मीर सॉरी श्रीनगर है। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो करती है झेलम नदी करती है। अब है बासमंगलम क्या है? ये देखेंगे पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी है। बास मंगलम क्या है? पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी है। अब है झेलम और रावी। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चिनाब पे मिलती है? तो झंग के पास मिलती है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखेंगे झेलम की है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? और झेलम की सहायक नदी है। झेलम की ही सहायक नदी, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पास हमने बताया था वूलर झील से होकर झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो वो श्रीनगर है। तो और किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? वो झेलम की है। अब करेवा घाटी कहाँ स्थित है?
कश्मीर घाटी में यह मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी होती है क्योंकि इसमें बर्फ के नमूने पाए जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब चिनाब नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके हम पूर्व में अस्कनी नाम से भी जानते हैं, ये इतिहास के विषय में आ जाता है। जब चिनाब को हम अस्कनी नाम से भी जानते थे। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब किसकी सहायक नदी है? वो सिंधु की सहायक नदी है। बड़ा लाचला दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो चंद्र और भागा, इन ये दो अलग अलग नदियां, इन्हीं दोनों नदियों को मिलाकर चिनाब की उत्पत्ति होती है। तो चिनाब नदी की जब उत्पत्ति होती है तो वो दो नदियों के संगम से उत्पत्ति होती है। इसमें चंद्र और भागा दो नदी को मिलाकर उत्पत्ति होती है और ये बड़ा लाचला दर्रे से होकर इसकी उद्गम होता है। अब है चेनाब। चेनाब का भारत में अपवा क्षेत्र कितना है? तो देखेंगे 21,808 वर्ग किलोमीटर का है। चेनाब की भारत में लंबाई कितनी है? वो 1,180 वर्ग किलोमीटर की है। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? देखेंगे बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना है। गंगा नदी, दुग्ध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? वो है जम्मू राज्य में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में। भारत किस भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? वो चिनाब नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। रावी नदी के बारे में देखते हैं, जिसे पारूशनी नदी भी कहा जाता है। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी कि जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, इसके बारे में इसमें पूछ रहा है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास, देखेंगे आप रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा जिले में है। कहाँ है? कांगड़ा जिले में है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। अब है रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं। देखेंगे चमेरा, हीन यानी कि रणजीत सिंह सागर और शाहपुरकुंडी बांध परियोजना प्रस्तावित है। रावी नदी और चिनाब का संगम कहाँ है? वो देखेंगे सराय सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ है? सराय सिंध पाकिस्तान में है। चंबा घाटी में चंबा घाटी में प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी हैं? वो देखेंगे रावी नदी है। कौन सी है? रावी नदी है। अब देखेंगे व्यास नदी, विपाशा जिसे कहा जाता है, व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है। व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो व्यास कुंड में रोहतांग दर्रे के पास है। कहाँ है? वो रोहतांग दर्रे के पास है। अब है कुल्लू घाटी से प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कुल्लू घाटी से प्रभावित होने वाली नदियों को हम व्यास नदी कहा जाता है। धौलाधर श्रेणी के काती और लारगीन में कौन सा नदी गाज का निर्माण करती है? वो देखेंगे व्यास नदी है। व्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? व्यास नदी जो होती है वो मैदानी भाग में आपको मिलेगा, तलवाड़ा होशियारपुर जिले में प्रवेश करती है। अब है हरिकेन नामक हरिकेन नामक स्थान पर से मिल व्यास नदी से क्या मिलती है? कौन? सतलज नदी जाकर मिलती है। हरिके बैराज हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली जाती है? तो हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नहर है। इससे देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। मैंने बोला है मैं 15 तारीख को आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें अगर आप एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तो मेरी ऐसी आशंका है कि सिर्फ उसी नोट्स से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है वो मिलेगी, व्यास नदी मिलेगी।
अब है सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो राक्षस ताल झील जो तिब्बत के पठार पर है। सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? वो मिलेंगी सतलज नदी है। सतलज नदी भारत के किस जगह में से प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती हैं वो सतलज नदी, यानी सतलज नदी को आप देखेंगे एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीन श्रेणियों को अप्रवाहित करती हैं वो है सतलज नदी है। तो तीन श्रेणियों से होकर गुजरती है। फिरोजपुर से फाजिल्का यानी पंजाब के बीच भारत पाक सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है? तो सतलज नदी बहती है। अब हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र बहुत ही विशाल है और यह जो नदी है भारत के लिए केवल जल के उपयोग से संबंधित नहीं है, बल्कि यह देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उथल पुथल से भी संबंधित है। साथ ही साथ इस नदी से भारत की सिक्योरिटी भी जुड़ी हुई, तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी इस नदी से बहुत ज़्यादा तालमेल बैठता है, क्योंकि यह नदी जो है भारत और चीन की सीमा का भी निर्धारण करती है और जो गैर कानूनी गतिविधियों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं उसमें भी इस नदी पे बहुत ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए यह नदी आपको जो है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल सबसे पहले याद रखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? तो चिमांग यूडांग हिमानी है जो कि मानसरोवर झील है, वहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो जो कि यारगुल का अर्थ होता है क्या? शुद्ध करने वाला, क्या? शुद्ध करने वाला। ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम, तो ब्रह्मपुत्र का स्थानीय नाम में आपको मिलेगा दिहांग जो कि अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र असम और जमुना जो कि बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र का कई नाम है, जैसे उसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं असम में, और जब जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पर यमुना है और लोग कहते हैं ना यमुना नदी जाकर वहाँ बांग्लादेश में जमुना बोल जाती है, गलत होता है। यमुना नदी का संगम ही प्रयागराज में हो जाता है, तो वहाँ तो जा ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ जो जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो जो दिबांग है वो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, माजुली द्वीप है। तो यह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? वो देखेंगे आपके ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सदिया से दुबरी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? वो मिलेगी आपको लंबाई 891 किलोमीटर की है। माजुली द्वीप नदी को किस वर्ष भारत का नदी द्वीप जिला घोषित किया गया था? वह किया गया था वर्ष 2016 में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है? तो गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सुबनसिरी, कामेत, मानस, धनश्री, जिया, बरेली, पगलाडिया पगलादिया, पुथीमारी, संकोश और इत्यादि हैं। ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये मानस जो है ये मानस नदी किनारे ही आपको देखेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है, जो असम में है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी, कामेत, मानस, अमो, संकेश और तीस्ता। देखिए जब ऐसे प्रश्न आ जाए ना कि ब्रह्मपुत्र की दाएं तट पे दाएं हाथ से कौन सी नदियाँ मिलती हैं, बाहिने से कौन मिलती हैं, तो ये प्रश्न बहुत ही ट्रिकी हो जाता है।
अगर इस तरह के प्रश्न आपको आ रहे हैं तो करिए, नहीं आ रहे हैं तो मत करिए। अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब है ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की सहायक नदी दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिल, मेघना और बराका है। लोहित नदी को किस उपनाम से जानते हैं? तो खूनी नदी के नाम से जानते हैं। लोहित नदी को किस उपनाम से जानते हैं? तो खूनी नदी के नाम से जानते हैं। बराक नदी का उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ियों से। मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी का उद्गम स्थल है। सिपाही मुख्य जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? ये देखेंगे बराक एवं तुईवाई नदी के संगम पर है, जो कि मणिपुर में है। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखेंगे वो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी। लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? वो मणिपुर में देखने को मिलेगी। बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित रही है? तो वो रही है तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना। बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित रही है? याद रखिएगा, तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना। बांग्लादेश इस समय बहुत चर्चा में भी है, आप जान रहे हैं, तख्ता पलट हुआ है, जनता के द्वारा किया गया है। तो ये जो इस समय जियो पॉलिटिक्स आ रहा है उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो चुनी हुई सरकार का अपना अलग ही गाना गाते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब है ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितने प्रकार की होती है? तो लगभग 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है। बाढ़ मार्ग बाढ़ मार्ग परिवर्तन एवं तट अपरदन हेतु प्रसिद्ध है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ और मार्ग परिवर्तन एवं तल अपरदन हेतु प्रसिद्ध नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र है। बाढ़ आने का कारण क्या होता है? चाइना उधर से डैम बना रहा है, जिसकी वजह से वो पानी रोक लेता है और सडनली पानी छोड़ता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। जब पानी एक मार्ग से चलता है उसमें एक बार की पानी काफी सारा प्रेशर आया तो वो मार्ग परिवर्तन भी कर लेता है। जब मार्ग परिवर्तन करेगा तो तट अपरदन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब तेजी से तट से पानी टकराता है, नदियां टकराती, तो जो उसका जो मैदान, जो तट होता है, उसकी जो बालू होती है, जो रेत होती है, वो फिसलती है, वो वहाँ से हटती, जिससे क्या होता है? तटीय अपरदन प्रारंभ हो जाता है, भूस्खलन प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी एवं उत्तर पूर्व भारत की अन्य प्रमुख नदी परियोजना देख लेते हैं। कोपाली जल विद्युत परियोजना असम की है। कामेत जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। अपर लोहित जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। डिंगरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। रंग नदी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। दमवेत जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। दियांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड। रंजीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम के बाद। तुइरिल जल विद्युत परियोजना मिजोरम। धननश्री जल विद्युत परियोजना मिजोरम। और तुइवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है? तो क्रमशः 10 मीटर एवं 8 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। असम और ब्रह्मपुत्र असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है? तो देखेंगे संकोश नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वो है। तो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करने वाली नदियां हैं। तो कौन सी? संकोश नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। संकोश नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वो देखेंगे भूटान के हिमालय क्षेत्र में है। गंगा नदी अपवाह तंत्र कौन सा तंत्र? गंगा नदी का अपवाह तंत्र। सिंधु ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी अपवाह तंत्र अपने आप में बहुत सारे प्रश्न को संग्रहित कर लेता है। चलिए देखते हैं गंगा नदी। सतुपत सतुपत हिमानी से निकल अलकनंदा और गोमुख से निकल गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से किस नाम से जानी जाती? तो उसे गंगा नदी कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? तो वो स्थित है अलकनंदा नदी पर है।
गंगा के बाएं तट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? वो देखेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी एवं महानंदा है। गंगा के दाहिने तट से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? गंगा के दाहिने तट से निकलने वाली प्रमुख नदियों में देखेंगे यमुना, तमसा, सोन, टोंस, कर्मनाशा, पुनपुन और किऊल है। गंगा नदी गंगा नदी गंगा नदी मैदान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में प्रवेश करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। केदारनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है केदारनाथ, वहाँ लोग दर्शन करने जानते हैं। तो आपको पता है केदारनाथ नदी किस तट पर अवस्थित है? तो देखेंगे मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। भारत में सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? वह आपकी गंगा नदी मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? वो आपको मिलेगी गंगा नदी है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना में से गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर मिलेगा। कानपुर जो है वह बाएं तट बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी में जल प्रवाह अधिकतम कब होता है? वो अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। अगस्त और सितंबर के महीने में क्या होता है? बरसात बहुत ज़्यादा होती है। इस बरसात के कारण ही आप देखेंगे जल स्तर बढ़ जाता है। पहाड़ियों पे एक बार की जब बादल फटता है तो जल का बहाव बहुत तीव्रता से बढ़ जाता है, जिसके कारण से अगस्त और सितंबर के माह में जो अगल बगल शहर हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए, जैसे प्रयागराज, बनारस, यह सब में क्या होता है? बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब है गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की है। उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी 1450 किलोमीटर का जल प्रवाह करती है। गंगा नदी की न्यूनतम लंबाई इस राज्य में है, और देखेंगे झारखंड में है लगभग 40 किलोमीटर। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लग रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि गंगा नदी सर्वाधिक किस राज्य में बहती है? तो 1450 किलोमीटर बहती है उत्तर प्रदेश में, वहीं झारखंड में चली जाती है तो 40 किलोमीटर की हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है राम गंगा नदी राम गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो वो मिलती है कन्नौज पर मिलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती नदी फुलहर झील से। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की राजवार लंबाई आरोही क्रम में कैसी है? उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 4450 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है। बिहार में 405 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है और झारखंड में 40 किलोमीटर है। अब ये जो है इस पोर्शन को भी आप अपने हाथ से लिख के जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा, तभी आपको याद हो पाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी मिलती है। विष्णु प्रयाग में आपको अलकनंदा और भागी धौलागिरी मिलती है। और नंद प्रयाग में आप देखेंगे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये रुद्रप्रयाग ही आप देखेंगे यहाँ पर केदारनाथ आता है, रुद्रप्रयाग। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नाम से जानी जाती है। विश्वासघाती नदी के नाम विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? हुगली नदी को जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हुगली और मेघना नदी के बीच में है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली नदी के तट पर है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। कुछ लोग उसको गंगा भी मार देंगे, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है हुगली कहलाता है वहां पास। गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली अंतिम प्रमुख नदी कौन सी है? वो महानंदा है। दामोदर नदी दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, किसकी सहायक नदी? वो हुगली की सहायक नदी। लेकिन अब यह शोक के से बदलकर वरदान के रूप में साबित हो रहा है। वहाँ काफी ज्यादा परिवर्तन आया है।
अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का संबंध किस नदी से है? तो देखेंगे जलप्रपात नदी से है। कौन सी नदी से? गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का संबंध किससे है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। इसी में आपकी क्रूज चल रही है, जो कि आप देखेंगे वो पूरा क्रूज चली थी यहाँ से लेकर बंगाल तक के लिए। पिछले साल इसी साल प्रारंभ की गई थी, जो क्रूज सेवा प्रदान कर रही थी, लेकिन अंत में पानी के बहाव कम होने के कारण बीच में फंस भी गई थी। और यह चीज़ का भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ जो नदी का प्रवाह हो, यानी कि जो पानी का प्रवाह हो, वो सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए, जिसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो। वितरिक अ, वितरित वितरिका यानी कि मुख्य नदियों से निकलने वाली छोटी नदियों जो उसमें नहीं मिलती हैं, उसे वितरका कहते हैं, जैसे हुगली नदी। इस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। गंगा एवं यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा किस न्यायालय ने दिया था? तो उत्तराखंड न्यायालय ने दिया था वर्ष 2017 में। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? 1986 में किया गया था। नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? जून 2014 में किया गया था। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या था? प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, संरक्षण और कायाकल्प। हुगली व भागीरथी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की दो हिस्से में बढ़ जाती हैं। मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश चली जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से प्रभावित होती है? तो 28 जिलों से, बिजनौर से बलिया तक बहती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। कुल आप देखेंगे 75 जिले हैं, लेकिन 28 से बहकर बहती है, जिसमें से बिजनौर से बलिया तक जाती है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। गंगा नदी का वाटर टावर किसे कहते हैं? नेपाल को कहते हैं। अब कथन है और कारण वाले प्रश्न है। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी, क्योंकि जो नदियां जितना पवित्र होती हैं वह उतना ही अधिक प्रदूषित होती हैं। तो देखेंगे ये तो सही है, परंतु ये गलत है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गंगा तथा उसके बेसिन की सफाई के संबंध में प्रमुख योजनाएं हैं। गंगा कार्य योजना 1 तथा 2, राष्ट्रीय गंगा संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे योजना, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। अब है सिंधु व गंगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कारण क्या है? देखेंगे पोटवार पठार। कौन सा पठार? पोटवार पठार है। गंगा की सहायक नदियों के साथ संगम स्थल देखेंगे। सहायक नदी और संगम स्थल, रामगंगा कन्नौज में मिलती है, गोमती गाजीपुर में, सरयू छपरा में, गंडक हाजीपुर में, यमुना प्रयागराज, पुनपुन पुन- पुन- पुनपुन आपकी मिलेगी फतुहा बिहार में, दामोदर हावड़ा, महानंदा पश्चिम बंगाल, कोसी भागलपुर, सोन पटना में। अब है यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर श्रेणी में। गंगा की सबसे बड़ी गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखेंगे यमुना है। उसकी सहायक नदी में प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है। दाएं तट पर मिलती है, यानी कि राइट हैंड से मिलती है। आप अब वहां जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो देखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन है। याद रखिएगा, जो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? वो है चंबल सिंधु बेतवा, केन, टोंस, हिमालय और हिंडन। कथन है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये देखेंगे ये गलत है, यमुना सतत वाहिनी है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। अब यमुना के बाएं से मिलने वाली नदियां कौन सी? हिंडन, टोंस, गिरी, ऋषिगंगा, यमु य- हनुमान गंगा, सुसुर, खदेरी,
और रिहंद और सेंगर और वरुण। यमुना के दाएं से मिलने वाली नदियां कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, सिंध और भगाई। सहायक नदी हम देखेंगे। मुख्य नदियों से मिलने वाली नदियां जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है। लखवार व्यासी बांध उत्तराखंड, तजेवाजा बैराज बांध हरियाणा का संबंध किस नदी से है? तो वो यमुना नदी से है। हिमालय हाल ही में कौन सी नदी जल की अमोनिया से उच्च स्तर पर पाए जाने के कारण चर्चा में रही है? वो रही यमुना नदी। सोनीपत जिले में औद्योगिकरण इकाई के प्रदूषण के कारण रहा है। कौन सी कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर श्रेणी है। कौन सी है? कैमूर श्रेणी जो है आप देखेंगे वो आपका यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। अब आ गई रामगंगा नदी। एक बार देख लेते हैं समय कितना हो रहा है, खत्म ही कर देते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम क्या है? दूध टोली श्रेणी जो गैस गैसरीकरण कुमायूं हिमालय के गढ़वाल में आती है। रामगंगा नदी मैदान में कहाँ प्रवेश करती है? तो नजीबाबाद बिजनौर में करती है। रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी, कन्नौज से जाकर के निकट। रामगंगा नदी की लंबाई और अपवाद क्षेत्र कितना है? आप देखेंगे लगभग 596 किलोमीटर है। कालागढ़ सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वो अवस्थित है रामगंगा नदी पर है। इस नदी का मार्ग परिवर्तनशील होने के कारण उस नदी का उपयोग सिंचाई कार्यों में अधिक नहीं हो पाता है। वो आप देखेंगे रामगंगा नदी पर। रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? खून है जो खून, गगन, अरील, कोसी एवं देवहा नदी है। अब है घाघरा यानी सरयू नदी। कौन सी नदी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? वो देखेंगे घाघरा नदी है। कर्णाली नाम से कौन सी नेपाल में जानी जाती है? घाघरा नदी जानी जाती है। घाघरा घाघरा नदी को घाघरा नदी को पौराणिक ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सरयू नदी रखा गया है। क्या रखा गया? सरयू नदी। राप्ती और गंगा राप्ती और घाघरा का संगम उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? देखेंगे बरहाज देवरिया जिले में से पड़ता है। गोरखपुर का शोक नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राप्ती नदी जानी जाती है। गोरखपुर का शोक किस नदी के नाम को जाता है? तो राप्ती नदी को कहा जाता है। इरावती नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो राप्ती नदी है। घाघरा की सहायक नदी कौन सी? सरयू, शारदा, रिप्त, छोटी गंडक जानी जाती है। अब है शारदा नदी जो काली नदी के नाम से जानी जाती है। भारत उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी काली नदी है? पंचमेश्वर बहुआयामी परियोजना जो भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो काली नदी पर स्थित है। शारदा नहर परियोजना जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है किस स्थान से शुरू होती है? तो वो जानी जाती है बनबासा उत्तराखंड। ऊपरी शारदा बैराज, निचली शारदा बैराज और टनकपुर बैराज का संबंध किस नदी से है? तो देखेंगे शारदा नदी से है। गंडक नदी सदा नीरा नाम से वैदिक काल में कौन सी नदी जानी जाती है? उसे कहते हैं गंडक नदी। शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो गंडक नदी मुक्तनाथ क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर और बिहार के बीच की सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है? तो गंडक नदी करती है। गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब आ रहा है कोसी नदी। 7 नदियों से मिलकर बनने वाली कौन सी नदी है? तो कोसी नदी है। बिहार का शोक नाम से किसे जाना जाने वाली नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के कारण। पठारी नदियों की विशेषता देख लेते हैं। ये असतत वाहिनी होती हैं, वर्षा द्वारा जलापूर्ति, मध्यम ढाल, उत्तरी नदी, चौड़ी घाटी, अध्यारोपित नदी और अग्नि चट्टानों के अपरदन कारण। अब अन्य प्रमुख नदियां देखते हैं। हुगली की वह सहायक नदी जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, दामोदर नदी। धनबाद और दुर्गापुर
दुर्गापुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी के। भारत की पहली 1948 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? वो दामोदर घाटी परियोजना थी। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध एवं मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखेंगे बराकर नदी पर है। अरैया बांध, बेरमोर बांध और पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर है। हिमालय की नदियों की विशेषता, सतत वाहिनी है, हिमालय है, तो हिमालय द्वारा जल पूर्ति, तीव्र ढाल, गहरी घाटी, पतली घाटी, पूर्वी नदी और मुलायम पत्थर का अपरदन है। कोनार बांध एवं बोकारो बांध किस नदी पर स्थित है? वो देखेंगे क्रमशः आपको कोनार नदी एवं बोकारो नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली वह नदियां जो गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, वो देखेंगे महानदी, महानंदा नदी है। किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? वो आप देखेंगे सोन नदी को कहा जाता है। कन्हर, तिहंद व उत्तरी कोयल नदी किसका सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वो देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य है केन बेतवा लिंक परियोजना। देखिए इसको हम खत्म करेंगे यहाँ तक खत्म कर देते, फिर प्रायद्वीपीय नदियों का अलग से एक चैप्टर बनाएंगे। चलिए, अब है सिंधु सभ्यता का स्थल अल्मागिरी किस नदी के तट पर स्थित है? वो है हिंदन नदी के तट पे। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का संबंध किस नदी पर? रिहंद नदी पे है। जल प्रवाह का आयतन की माप की मात्रा क्यूसेक में होती है। उत्खान भूमि के लिए कौन सी नदी जानी जाती है? चंबल नदी। उत्खान भूमि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बीहड़। चंबल परियोजना के संबंध किस राज्य में है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। महाराणा प्रताप एवं जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ और जौनपुर दोनों ये याद रखिएगा किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। कोसी नदी का संबंध है वो कैसे न नेपाल और भारत में है। कोसी नदी जो आती है वो कोसी नदी भारत नेपाल का शोक भी कहा जाती है। गंडक परियोजना का संबंध है किससे है? बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल से है। गंडक परियोजना का संबंध बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से है। यानी गंडक परियोजना जो है वो 3 जगह से, एक देश है जो कि नेपाल है, फिर एक प्रदेश है, उसके बगल एक प्रदेश है। तो नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य गंडक परियोजना चल रही है। अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर देखना स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। ये एक अलग चैप्टर हम देखेंगे और जो गंगा नदी तंत्र का चैप्टर है वो अलग से देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। ध्यान से पढ़िए अच्छे से समझिए और खूब ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद।